मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसीलिए इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उसमें खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। उस 1 करोड़ में हम 40% सब्सिडी देंगे। उसके अलावा हम उस 40% सब्सिडी जब हम देंगे तो उसका जो लोन उठाएगा वो कितने समय में पे होना चाहिए? वो 4 साल में पे होगा, क्योंकि उसको जो बिजली की यहाँ उपलब्धता है, जो सूर्य की किरणों की उपलब्धता, उसके आधार पर 15 लाख रुपया उसको साल का बनेगा। और जब उसको 15 लाख रुपया साल का मिलेगा तो 4 साल में जो लोन लिया होगा वो फ्री हो जाएगा। और उसके बाद उसे 5 साल, अगले 5वें साल वो 15 लाख रुपया हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मिलना शुरू होगा। ये 250 किलोवाट पर है। 1 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, आज की तारीख में वो 4 करोड़ का लगता है, पर अभी कुछ रेट बढ़े तो 4 करोड़ रुपए में उसको साल का 60 लाख रुपया मिलेगा। और कितने कनाल जगह पर मिलेगा? कितने बीघे? 15 बीघे जगह में 1 मेगावाट लड़ेगा। मैं ये विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं ताकि पता लगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब उसको 15 लाख यूनिट होगी तो 60 लाख रुपया उसको हर साल मिलेगा। अगर 4 करोड़ रुपए में लगता है तो हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। हमारे कई साथी है यहाँ से काफी दूर 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं। 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया लगेगा 2 बीघे में। 2 बीघे में 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया साल की इनकम होगी। जो बिजली की जो सूर्य की किरणें ना उसकी क्वालिटी यहाँ अच्छी है, इसलिए हिमाचल के लोगों को इसमें जाना चाहिए। हम डरते इसलिए कि हम लोन नहीं लेते, लेकिन आपकी सोवरेन गारंटी जो है मैंने अभी विचार विमर्श करना है, हो सकता है आने वाले समय में वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो आपके गांव में जो जगह है, कई लोगों ने छोड़ दिया खेती करना, कई लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि जंगली जानवर आके उस खेती को उजाड़ देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद आप उसको लोन फ्री हो जाएगा, उस आधार पर आप अपनी आय और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम रोजगार के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन स्टेट के माध्यम से लाए।
हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जब अपनी डीजल इंजन की बस खरीदता है तो वो 35 से 40 लाख में पड़ती है। अब जब 35 से 40 लाख में पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल बस में क्यों जाएगा? और जब इलेक्ट्रिकल बस में उसको जाना होगा तो वो 80 और 90 लाख रुपया क्यों खर्चेगा? तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की जो बिजली चार्जिंग है 500 रुपए की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपए का डीजल लगता है। उससे उसके आय की साधन भी बढ़ेंगे और सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन है, अब 8 रुपए पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पर यूनिट बिजली चार्ज के लगते हैं। एक गवर्नमेंट का एक वो है। अब हम चाहेंगे कि यूथ अपने घर में 2 चार्जिंग स्टेशन डायरेक्ट लगा दे और उसको रेवेन्यू हो। इस दृष्टि से हमने उसमें भी 50% सब्सिडी देने का प्रबंध किया। ये रोजगार से जुड़े। अब इतनी टैक्सियां हैं, उन टैक्सी को कैसे कन्वर्ट किया जाए? एक टैक्सी 7 लाख की आती है, 8 लाख की आती है डीजल वाली। अगर हम अपने टैक्सी को कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कि अगर 16 लाख की ई व्हीकल आती है, मैं आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठ के आया, 4 साल से सचिवालय में पड़ी, तो उसका इकोनॉमिक क्या बैठेगी? तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया खरीदने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की, अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके, ई टैक्सी का परमिट जारी करें। टैक्सी में परमिट जारी होगा, उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे, यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आनी है। अब वो अगर यहां से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपए का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। ये मैं इतना विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। और अभी एचआरटीसी को पूरा इलेक्ट्रिक करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एचआरटीसी की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया, 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है। फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं, लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी एचआरटीसी की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? अभी हमने एक ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हमने कर दिया, बाकी सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन ऐप पर मिलेंगे कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हमने
अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया है। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता था। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं। हम टूरिस्टों को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहाँ रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 300-3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया। कुछ लोग तो जहाज में आ जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने शिमला जाना हो तो धर्मशाला के लिए हो गया। तो शिमला को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सोलन को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सिरमौर को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, इन सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 1 साल के अंदर कनेक्टिविटी के तहत हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और आप 1-1.5 साल बाद देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में जहां ग्रीन कॉरिडोर में ग्रीन टैक्सियां चलेगी, ग्रीन बसेस चलेंगे, ग्रीन ट्रक चलेंगे, वहां एयर कनेक्टिविटी में आपको पैसेंजर की तरह हेलीकॉप्टर के रूट एडवर्टीजमेंट की जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप हेल्थ सर्विसेज में जाइए, आप आईजीएमसी का उदाहरण ले लीजिए। हमने तो आंखों से देखा है, 1 बिस्तरे में 2-2 पड़े हैं, 3-4 पड़े हैं। हमने उसको देखा और स्कीम बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हमने उसका बनाया है, उसकी घोषणा की है। वो क्या है? वो कैजुअलिटी का नाम बदल कर है। वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, यानी कि जब कोई पेशेंट आता तो पहले ही स्तर पर वो आधा तो बेहोश ऐसे हो जाता कि वहां देखता कि इतना बुरा हाल है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले क्या सुधार होना चाहिए? पहले तो वहां जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअलिटी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअलिटी में आया। ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में और हो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ और हो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया। उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए? एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी देंगे। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम ही थक जाते हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर है, उन्होंने तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहाँ डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया। और इस दृष्टि से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे। अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं, दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। हमने प्रयास किया कि पहले चरण में हम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज ऑपरेशन की डेट कब मिलती है आपको? 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने बाद मिलती है, 5 महीने बाद मिलती है। हमने कहा कि ऐसा माध्यम बनाया जाए। तो हमने कहा कि रोबोटिक सर्जरी, जो ज्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीजों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज की जरूरत है? रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीएससी खोल देते हैं और वहां भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके ताकि ट्रांसफर कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुंचते हैं, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते हैं, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। हॉस्पिटल है आपके बनते ही नहीं है, अधूरे चले हुए, किसी की बिल्डिंग बन रही है।
उस दृष्टिकोण से भी हम सारे मेडिकल कॉलेज को समयबद्ध तरीके से तय करेंगे। ये जो बजट है ये दिशा तय अगले 5 वर्ष की कर रहा है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकता है वो तो चली जाएगी। आपको पता है आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है? आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई बार जम जाते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोला और कर पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। विधवाएं होती है हमारे, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात, विधवाएं होती है गांव में, विधवाएं होती है, एकल नारी होती है। अब विधवा जो होती है कई बार वो अकेली रहती है, समाज में उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया। यही नहीं, आपके गरीब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो 4% लोन पर रहते हैं। पिछले कल एक बेटी मुझे मिली, वो नर्सिंग कर रही थी कि मुझे तो 2.5 लाख रो पड़ी कि 2.5 लाख रुपए का मुझे लोन देना पड़ता है और 4% है, मैं तो ब्याज भी नहीं दे पाऊंगी। हम चाहते तो मुफ्त में दे सकते थे उनको, लेकिन हम उन्हें एक जिम्मेवार इंसान भी बनाना चाहते हैं समाज का, और उसको एक प्रति कर्तव्य भी रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने जितने भी हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी लेवल पर करनी होगी, हमारी सरकार 1% की दर से, जैसे +2 के बाद कई बार कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बनता है, 1% की ब्याज की दर से। वो भी इसलिए लगाया कि उनको ये बोझ रहे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रहे कि मैंने लोन लिया, कल ये ना हो जाए कि मैं मुफ्त में ही पढ़ रहा हूँ, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना ही छोड़ दूं सरकार मुझे साथ, तो उसके कंधों पर ये ले 1% लोन के हिसाब से उसकी पढ़ाई का और हॉस्टल के खर्चे का पूरा भार सरकार करेगी। सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर ले। हाँ जी। टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है आपके बजट में? मेरा ये मानना है जब ये योजनाएं लागू होंगी, अब 10,000 टैक्सी वाले आते हैं, 300 बस वाले आते हैं, 300 ई ट्रक वाले आते हैं, 200 सौर ऊर्जा वाले आते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा अंदाजा है कि इस साल हम 50,000 के करीब अंदाजन है हम बजट को जनरेट कर, एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट और हाँ टोटल और प्राइवेट सेक्टर मिला के 90,000 के करीब हमने टारगेट किया इस साल 90,000, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी 3 महीने में दिशा तय कर रही है। उद्योगपति आएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, कितने उद्योग लगाएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, तो इस दृष्टि से। तो मैं जो गरीब कल्याण कोष की बात कर रहा था, तो बीच में इन्होंने सवाल कर दिया, पर मैंने इनका सवाल दे दिया, बाद में आप जितने मर्जी सवाल है पूछना। तो इसकी योजना के तहत 1% ब्याज पर, मैं आपको 1% ब्याज के तहत आपको ये मिलेगा। इसी तरह हमने योजनाओं को जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी। हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे को ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जब पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज दर देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव और दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं।
विश्वास कीजिए ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। सर, आपने एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट करने की बात की है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने अपने बजट स्पीच में मेंशन की है, क्या कोई टारगेट सेट किया है बाय दिस फाइनेंशियल ईयर, कितना, अगर हम अमाउंट वाइज देखें तो कितना अचीव? देखिए, ये क्वार्टरली टारगेट फिक्स होते हैं। अभी हमने बजट पेश किया है, हम इंडस्ट्रीज के लिए ओपन पॉलिसी लेके आए। हम आज ये नहीं बोल पाएंगे कि इंडस्ट्रीज हमारे पास, हमने कहा कि आपको तंगी नहीं होगी और किस प्रकार की पॉलिसी लेके आना। हमारा मेन मकसद है कि इंडिया की पहली ग्रीन स्टेट बनना और ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ना। हम कितना सफल होते हैं वो हमारा परिणाम जो आपको नजर आएगा, वो एक साल के अगले बजट में कितनी जगह हम सक्सेस हुए, कितनी जगह सक्सेस नहीं, वो आएगा। हमने दिशा तय कर दी है इस पहले बजट में कि हम इस लाइन पर आने वाले समय में बजट की दिशा तय करें। अगर आप ये समझते हैं कि आज ही हो जाएगा, अभी 3 महीने बाद हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए मिला। अगर हमने सब पंचायत प्रधानों के मानदेय बढ़ा दिए, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी, महापौर के हम चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से इकट्ठे बढ़ा दिए। हमने एक दिशा तय की है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदनी तो एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पर 1500 बसें एकदम सप्लाई करने वाले जो OEM है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, क्या हमें एकदम दे सकती है? लेकिन हमने तय कर दिया। आपका क्या असेसमेंट? इसलिए मेरा ये मानना है कि 3 साल में हम पूरी HRTC और 4 साल में पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। हाँ जी, मेरा सवाल है कि आपने ग्रीन एनर्जी की बात की है, मंत्री हमारे जो CPS हैं वो जो गाड़ियां भी डीजल की इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सभी मंत्री और सारे सरकारी अधिकारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं अभी जब रिप्लाई आएगा तो इस बात का जवाब मैं आप सोचेंगे, क्योंकि ये सवाल आपने हमसे पूछा तो मैं उसके बाद पूछूंगा। सर, औद्योगिक घरानों के लिए इंसेंटिव्स नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, औद्योगिक घरानों से हमारी बातचीत जारी है। कुछ एक अड़चने होती है जो औद्योगिक घरानों को अच्छी नहीं लगती है। हमने प्लग एंड प्ले का मतलब है आओ और लगाओ, परमिशन गवर्नमेंट लेगी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाए। 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी गए थे, तो वहाँ 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट MOU पर साइन कर दिए गए। पर हमारा मकसद क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आए, एक्चुअल में पैसा लगे, इसलिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लेके आए। धन्यवाद बहुत बहुत।